नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में अंग्रेजों का विस्तार। इस चैप्टर में हम बंगाल विजय को तो पढ़ेंगे ही, साथ में प्लासी की लड़ाई जो हुई थी, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है और जो बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है वो प्री और मेंस के लिए वन शॉट वीडियो होगा। पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे प्री और मेंस के। और चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों और फैमिली में शेयर करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ था भारत में, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम बंगाल के इतिहास को समझने का प्रयत्न करते हैं। बंगाल क्या था, आखिर अंग्रेज बंगाल में ही क्यों आए, सबसे पहले उनके शासक और बंगाल में जो नवाब थे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम प्लासी बक्सर के बारे में बात करेंगे। तो बंगाल जो था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला सबसे पहला राज्य था। इस तथ्य को आपको याद रखना है। सबसे पहला राज्य कौन था? बंगाल था। मुगल साम्राज्य जब थी तो उसका सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत भी बंगाल ही था। वर्तमान में जो बांग्लादेश है, जो बिहार है और उड़ीसा है, ये सभी राज्य बंगाल में शामिल थे और उसकी आधिकारिक शक्तियां जो थी वो बंगाल में नवाबों के हाथ में थी। वस्त्रों का, रेशम का और नमक, इन सब का यूरोप में निर्यात होता था बंगाल से। और साथ में काली मिर्च, नील, चावल, चीनी और हस्तशिल्प का भी व्यापार किया जाता था। इसलिए बंगाल बहुत ही समृद्ध था और बहुत ही फेमस था उस टाइम में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत से बहुत लाभ कमाया। यहाँ पे आप देखोगे कि जो एशिया से टोटल ब्रिटिश को होता था आयात, उसमें से 60% सिर्फ बंगाल की वस्तुएं होती थी। और जो मुगल सम्राट से उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की अनुमति ली थी, जिसके बदले वो मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 3,000 रुपया 350 पाउंड देते थे, उसके बदले में वो टोटल निर्यात करते थे प्रतिवर्ष 50,000 पाउंड का। मतलब टोटल एशिया से जो उनका निर्यात था, आयात था, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश आयात था, उसमें 60% बंगाल की वस्तुएं थी। 3,000 रुपये का जो वार्षिक भुगतान करते थे वो 350 पाउंड था उस समय। उसके विपरीत बंगाल से होने वाला कंपनी का जो कुल निर्यात था वो प्रतिवर्ष लगभग 50,000 पाउंड से अधिक था। सोचिए कितना गुना, है ना। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है दादा भाई नौरोजी की, उसमें इन सब चीजों को बताया गया है। इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ। जब राजकोष को नुकसान होता है तो क्या होता है, नवाब विरोध करते हैं। राजा तो नवाब ही थे, उनको लगता है ऐसे तो हम भिखमंगे हो जाएंगे। उन्होंने विरोध किए या उनके द्वारा विरोध किया गया। अंग्रेजों को बंगाल के सिंहासन पर नवाब के रूप में एक कठपुतली की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अब जो नवाब थे वो विरोध करने लगे। उनको लगा कि अब इनको हटा के कोई कठपुतली नवाब को बनाते हैं, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। इस तरह से जो है बंगाल में अंग्रेज आते हैं और नवाबों को अपना कठपुतली बनाने का प्रयास करते हैं। अब बंगाल के शासक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला शासक था मुर्शिद कुली खां। ठीक है। 1700 से 1727 तक बंगाल के दीवान के रूप में शासन किया। ये मुगलों का दीवान था, है ना, मुर्शिद कुली खां। अब आया सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन ने शासन संभाला, जिन्होंने 1739 तक शासन किया। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान ने 1 वर्ष तक शासन किया और सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने मार डाला और उसको मार के 1756 तक शासन किया। ठीक है। तो 39 तक किया सुजाउद्दीन, 40 तक किया सरफराज और 40 से 56 16 साल तक किया अलीवर्दी खां। उन्होंने मुगल सम्राट को नजराना देना भी बंद कर दिया। अलीवर्दी खां अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता था, तो जो मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और सरफराज मुगलों को जो नजराना देते थे कि मैं यहाँ का नवाब बना रहा हूँ, उसके लिए वो देना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद आता है सिराज उद्दौला। ये बहुत ही फेमस है। अलीवर्दी खां के बाद उसके पोते, कहीं कहीं नाती लिखता है, आप नाती ही समझिए, क्योंकि उनकी बेटी का बेटा था ये। सिराजुद्दौला ने गद्दी संभाली। इस तरह से हमने बंगाल को पढ़ा और बंगाल के शासक को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई। तो जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो ऐसा है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी। प्लासी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल का प्लासी का क्षेत्र है, जो भागीरथी नदी के पूर्व में अवस्थित है। जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसे मद्रास से बुलाया गया था। और जो फ्रांसीसी सहयोग के साथ जो लड़ा था बंगाल की तरफ से, वो था सिराजुद्दौला। ठीक है। तो ये जो लड़ाई था वो एक्चुअल में ये लड़ाई था ही नहीं, लड़ने से पहले ही ये लड़ाई हार लिया गया था और हरा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा बंगाल को।
वो कैसे होता है, उस घटना को नहीं समझते हैं। तो 3 अलग अलग ब्लॉक्स में समझेंगे। चौथा ब्लॉक मैंने जो गद्दार है उनके बारे में बनाया है, मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि गद्दारों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है आप लोगों को। जहाँ भी गद्दार होते हैं ऐसे ही कबाड़ा होता है। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला की बात करते हैं। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां जो नाना थे सिराजुद्दौला के, उनकी मृत्यु के बाद सिराज या सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे, विशेषाधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, राजा का धन घटेगा। तो अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की। ये गलती थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती। इससे नवाब जो था वो नाराज हो गया। उसको लगा कि ये तो हमारी संप्रभुता के विरुद्ध है, बिना बोले बिना पूछे इसने किलेबंदी कैसे कर ली, है ना। तो क्या किया, नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था किला, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अब एक घटना घटती है जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो वो कलकत्ता में घटती है। होता क्या है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर दिया, रात भर उसी में छोड़ दिया। सुबह जब खोला गया तो 123 कैदी उसमें दम घुटने से मर गए थे। ठीक है। और इस घटना को कलकत्ता में के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। और इस घटना ने नवाब और अंग्रेजों के बीच की दुश्मनी को सबके सामने ला दिया। और अब लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के लिए अवश्यम भावी हो गई। कहते ये हैं कि सिराज को पता भी नहीं था कि ऐसा किया गया है, उसके किसी सेनानायक ने ये काम किया था, लेकिन अब किया था तो किया था। तो नवाब तो सिराज ही था, तो सिराजुद्दौला पर ही इसका ठीकरा छोड़ा गया। अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। क्योंकि सिराज से लड़ने के लिए मद्रास जिसको बुलाया गया था वो था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों इस जो हार हुई थी फोर्ट विलियम में कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत बल या मजबूत सेना को नवाब को उखाड़ फेंकने और बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ कुछ गद्दार थे, इसमें मेन था मीर जाफर और जगत सेठ, 2-3 और थे, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। इन लोगों ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी के बदले गुप्त संधि कर ली थी। इसी की वजह से सिराज हार जाता है। मैं सिराज से आज बार बोल रहा हूँ, सिराजुद्दौला के बारे में बात करें। अब युद्ध की बात करते हैं। युद्ध, लड़ाई जो बोले आप इसे। नवाब के पास कितने सैनिक थे, 50,000। ब्रिटिश के पास कितने थे, सिर्फ 3,000। फिर भी ये हारते हैं, क्यों? षड्यंत्रकारियों के साथ अंग्रेजों के गुप्त गठबंधन ने युद्ध में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत किया। नवाब के गद्दार मीर जाफर लगभग 1/3 बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश करी, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे मार डाला। ये पटना की तरफ भाग के आने चाहते थे, लेकिन मीरन ने उसे मार डाला। अब देखिए, ये जो मीरन वाला प्रश्न है ये पूछा गया है बीपीएससी में भी, जिसको आपको याद रखना है। युद्ध के बाद क्या होता है, तो क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यही उनकी आपस में डील थी। समझौता क्या था, तो अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना गांवों का समूह की जमींदारी दे दी कि आप यहाँ से टैक्स वसूलिए। मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जितना वो चाह रहे थे उतना वो नहीं दे सका। इसलिए बाद में मीर जाफर को भी अंग्रेज हटा देते हैं और फिर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब घोषित कर देता है। अब मीर कासिम जो था बहुत ही ज्यादा वो था, मतलब स्वाभिमानी था। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये तो हमें भी परेशान करेगा। तो बाद में क्या करता है, वो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले आता है और जो टैक्स फ्री जो चुंगी देने की प्रथा खत्म करी थी अंग्रेजों के लिए, वो सप्ली खत्म कर देता है। चलिए हम डिटेल में से आगे बढ़ेंगे। तो प्लासी का युद्ध जो है, इसमें हम 3 ही चीज पढ़ते हैं, सिराजुद्दौला के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और युद्ध कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ इसके बारे में। इसके बाद किसी संधि की बात नहीं आती है, बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि की बात आती है। चलिए आगे देखना पड़ना, आगे में पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध में गद्दारों की सूची क्या थी। मुझे लगा गद्दारों को एक बार जानिए, क्योंकि चाहे चंद गद्दार नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता, मीर जाफर गद्दार नहीं होता तो सिराजुद्दौला नहीं हारता। अगर प्लासी की लड़ाई नहीं होती, और उसमें होती भी तो अगर अंग्रेज हार गए होते तो बक्सर की लड़ाई नहीं होती, और बक्सर की लड़ाई अगर होती नहीं तो वो मुगल शासक और बंगाल के नवाब हारते नहीं, और अवध के नवाब, और अगर बक्सर की लड़ाई नहीं हारते तो शायद अंग्रेज इतने दिनों तक भारत में नहीं रह सकते। तो जो मेन गद्दार थे उनके बारे में जान लीजिए, जानना बहुत जरूरी है। तो पहला गद्दार था मीर जाफर। ये कौन था, ये नवाब सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। अब सोचो, आप लड़ाई में जा रहे हो, आपका मुख्य सेनापति ही गद्दार हो गया, कहां से लड़ाई जीतोगे। अंग्रेजों ने, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था, इसने इसे बंगाल का नवाब, किसे, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया था। सभी चाहते हैं मैं राजा बन जाऊं, जिसके बदले में इसने युद्ध में अपनी सेना को ना लड़ने का आदेश दिया और क्लाइव के हाथ से हाथ मिला लिया। कहते हैं जब आमने सामने हुआ
तो उसकी सेना लड़ने को तैयार ही नहीं हुई, जो कि 1/3 सेना थी। ठीक है, तो कहने के तो 50,000 थे सैनिक, लेकिन कोई लड़ा नहीं, बिना लड़े ही युद्ध हार गया था सिराज। अब जगत सेठ की बात आती है। ये कौन था? ये बंगाल के सबसे बड़े और सबसे धनी बैंकर साहूकार था। एक तो मेन सेनापति उसका गद्दार निकला, दूसरा जो सबसे बड़ा धनी था साहूकार, जिसके वजह से सरकार चलती है ना, जैसे अभी चलती है बिजनेसमैन की वजह से, वैसे उस समय भी वैसे ही था स्थिति, वो भी गद्दार निकला। इसने क्या किया? अंग्रेजों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारी आर्थिक मदद की। किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, और साजिश में मुख्य भूमिका निभाई। उमीचंद कौन था? उमीचंद भी एक कलकत्ता का धनी और चालाक व्यापारी था, जिसने नवाब के खिलाफ अंग्रेजों और अन्य दरबारियों के बीच मध्यस्थ बिचौलिए का काम किया। ठीक है, एक आते हैं यार लतीफ है, ये भी नवाब का कमांडर था, सेना कमांडर था। ये पहले ही अंग्रेजों के साथ गुप्त संधि में शामिल था। और फिर आता है दुर्लभ राय, जो नवाब की सेना का एक और विश्वासघाती अधिकारी था, जिसने युद्ध के समय नवाब का साथ छोड़ दिया था। तो जो गद्दारों की सूची में है उसमें मीर जाफर, जगत सेठ, उमीचंद, यार लतीफ खां और दुर्लभ राय थे। ये मैंने एक फोटो निकाल के गूगल से डाला है आपके लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इस फोटो का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने डाला है। आगे देखें, आगे में पढ़ना है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 में हुई थी, आई थिंक अक्टूबर में हुई थी। और यहाँ पे जो अंग्रेजों की तरफ से था वो था हेक्टर मुनरो, और जो बंगाल की तरफ से था, और आप इंडिया की तरफ से बोल सकते हो, वो था मीर कासिम। अवध का नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपना अपना लोभ था, इसलिए तीनों एक साथ आए थे। इनमें कोई राष्ट्रवादी वाला कोई विचार नहीं था। ये इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी अंग्रेजों से, ब्रिटिश कंपनी से, और ये हार गए थे। तो सबसे पहले हम मीर कासिम के बारे में जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हम अलग से कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मीर कासिम। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य कौन था? वो था मीर कासिम। अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था, सिराज आया और फिर मीर जाफर आया, उसको मीर कासिम आया, तो सबसे योग्य था मीर कासिम। 1762 में अपनी राजधानी को इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज बहुत ज्यादा फैल गए थे, उनको उसको परेशान कर रहे थे। स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, और अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी कि क्योंकि वे चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, ये बना रहना नहीं चाहता था, इसीलिए योग्य कहलाया। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान जो फर्रुखसियर ने उनको दिया था, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका कड़ा विरोध किया। क्या हो रहा था? 1717 में जो मुगल शासक था फर्रुखसियर, इसने एक फरमान जारी किया जिसमें बंगाल में कहीं भी व्यापार करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजों को, और बहुत सारे क्षेत्रों में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इसने क्या किया? मीर कासिम ने जो आंतरिक व्यापारी थे उनको बोला कि आप भी अब मत दो कोई भी टैक्स, आप भी व्यापार करो। अंग्रेजों क्या करते थे? वो फरमान दिखा के उनसे भी वसूलते थे पैसे, तो इनको लगा कि तो सबको बराबर कर दिया, इसलिए इसने विरोध किया। 1763 में क्या हुआ? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, उनकी जीत हुई। मीर कासिम अवध भाग गया और अवध के नवाब से जाके मिलता है, वो जो था शुजाउद्दौला, और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया, ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, मैंने बताया आपको। युद्ध की बात करते हैं। बक्सर की लड़ाई। देखिए, प्लासी की लड़ाई कोई युद्ध था ही नहीं। प्लासी की लड़ाई तो षड्यंत्रकारी था रॉबर्ट क्लाइव, और गद्दार थे कुछ सिराज उद्दौला के अपने राज्य में, इसके वजह से वो लड़ाई तो बिना लड़े ही अंग्रेज जीत गए। लेकिन बक्सर की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई हुई, और इसमें जब हार होती है भारतीयों की, तो पूरी तरह से ब्रिटिश अब यहाँ पे पैर जमा लेते हैं। तो युद्ध क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई कैसे हुई? 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आईं, और मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया, तीनों को एक साथ हरा दिया। इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि कर दी। फिर आता 1765, जिसमें इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को देना पड़ा, और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। फिर बोलाता है द्वैध शासन। ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे। ब्रिटिश साजिश से जीती गई प्लासी की लड़ाई के विपरीत
ये आपको लिखना है मेंस में। बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए। इस युद्ध के बाद वर्ष 1763 में मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। देखिए, जब 1763 में लड़ाई हुई तो मीर कासिम था, है ना, तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया था। मीर कासिम ने और भी ऐसा किया कि अंग्रेजों ने ऐसे बनाया तो मीर जाफर ही था, तो दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वो 2 साल तक ही रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो फिर उसका बेटा नजमुद्दौला बना। तो आगे पढ़ते हैं कि अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। उसके बाद मीर जाफर की वर्ष 1765 में दोबारा से बना, 2 साल बाद 1765 में मृत्यु के बाद उसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया। अंग्रेजों ने बिठाया कठपुतली बना के। प्रशासन की वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी। नजमुद्दौला पेंशन भोगी बना दिया गया। अब उसके जितने नवाब आए सब पेंशन भोगी रहेंगे, और 1772 में अंग्रेजों ने इस पेंशन को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह से हमने बंगाल को पढ़ा, बंगाल की स्थिति को पढ़ा, बंगाल कितना समृद्ध था उसको जाना। फिर सिराज आता है, बख्तरासी की लड़ाई होती है, वो हारता है, मीरन उसे मार देता है। फिर बक्सर की लड़ाई होती है जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती हार जाता है, और फिर इलाहाबाद की संधि होती है जिसके तहत उन पर थोपा जाता है कुछ। तो इस तरह से हमने बक्सर की लड़ाई तक पढ़ाई करी। अब आगे बढ़ते, आगे हमें पढ़ना है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी जो, और बंगाल में दोहरी सरकार। सबसे पहले पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधि। जब बक्सर की लड़ाई होती है, इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। पहला संधि था अवध के नवाब के साथ। उसमें क्या किया गया कि इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद और कान्हा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। बोला अंग्रेजों ने करो ऐसा। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। दूसरा संधि हुआ वो था शाह आलम द्वितीय के साथ। एक तो अवध के नवाब ने हेल्प करी थी मीर कासिम की, तो एक तो इस पर लगाया गया ये अंकुश, और दूसरा जो अंकुश लगाया गया वो लगाया गया शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे। उसके साथ क्या हुआ, तो बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया, मतलब आप छोड़िए दिल्ली, ठीक है। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देना पड़ा, दे नहीं दी। मुगल सम्राट द्वारा सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि दी जानी थी। 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले एक तो 53 लाख की राशि ऐसे ले रहा है, और बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी भी देनी पड़ जाएगी। इस तरह से अंग्रेजों ने ये संधि नहीं करी थी, संधि नाम का था, ये एक तरह से अपने पक्ष में सारा काम करवा लिया था। अब आता है बंगाल में दोहरी सरकार। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई व्यवस्था थी द्वैत शासन प्रणाली, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। कंपनी के पास निजामत और दीवानी दोनों अधिकार थे, जो उसे क्रमशः बंगाल के सूबेदार और सम्राट से प्राप्त हुए थे। नवाब धन और सेना दोनों के लिए कंपनी पर निर्भर था, पैसे के लिए भी, सेना के लिए। संक्षेप में नवाब एक कठपुतली शासक बनकर रह गया था, चाहे मीर जाफर हो फिर से जो बना था, या फिर उसके आगे का 2-3 नवाब। दोहरी प्रणाली के कारण प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, जिससे ना तो कंपनी और ना ही नवाब ने जन कल्याण की परवाह करी, और अंत में जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो उन्होंने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने हटाया? वॉरेन हेस्टिंग। ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम पीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमने बंगाल के बारे में, प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई के साथ साथ इलाहाबाद की संधि और बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो थी, द्वैत शासन प्रणाली, उसको पढ़ लिया है। अब हम जो PYQs आए हैं उस पर देखते हैं प्री और मेंस में, फिर चैप्टर समाप्त। तो सबसे पहला प्रश्न जो प्री PYQ में आया हुआ है वो है डेन, क्योंकि मैंने डेनिस के बारे में पढ़ा और मैंने बोला था कि डेनिस का भी मैं डाल दूंगा, तो इससे जो मेन प्रश्न था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी को डाला है। 1620 में ट्रैंकोबार में। 1620 में ट्रैंकोबार कहाँ है? ये तमिलनाडु है। ट्रैंकोबार बोलिए, ट्रैंकोबार बोलिए, यही। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। किन के बीच लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथों में थी? बक्सर के युद्ध में। देखिए, ये प्लासी नहीं है, प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव था, बक्सर में मेजर हेक्टर मुंडो था। ठीक है, आगे चलते हैं।
बक्सर के 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ बनी संयुक्त सेना में कौन शामिल थे? पहले तो मीर कासिम था, फिर अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? रॉबर्ट क्लाइव ने, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट ने और सिराजुद्दौला अवध के नवाब ने। बंगाल के नवाब को तो साइड में रखा गया था कि तुम्हारी वैसे तो लड़ाई है, तो इन लोगों से अब खबर लेनी है इनकी। अंग्रेजों को यह विचार था। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव। मैंने पढ़ाया है ये सारा चीज आपको आप पीछे। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली कब से कब तक रही? 1765 से 72 तक। 73 में रबरस्टिंग आया था, उसने हटा दिया। ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली के तहत दीवानी मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार, टैक्स कौन वसूलेगा, और निजामत मतलब पुलिस और न्यायिक कार्य किसके हाथ में थी? दीवानी कंपनी के पास थी और निजामत नवाब के पास थी। टैक्स मैं वसूलूंगा, सेना मैं रखूंगा, पुलिस और न्याय वाला काम तुम करो, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एकदम से विद्रोह हो जाए कि इनको हटा के हम गद्दी पर बैठ जाए, इसलिए उन्होंने ये चीजें शुरू करी थी। अभी धीरे धीरे बहुत ही आप आगे पढ़ोगे किस तरह से पूरा कब्जा आया था देश में। आगे हम देखते हैं कि मेंस में किस तरह के PYQs पूछे जाते हैं। तो पहला है, क्या यह कहना सही होगा कि प्लासी का युद्ध लड़े जाने से पहले ही जीत लिया गया था? मैंने जो कंटेंट पीछे दिया है उससे आप इसका आंसर आराम से बना सकते हो। ये बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि जिस तरह से गद्दारी की गई थी, जिस तरह से पहले ही क्लाइव ने षड्यंत्र रच के और मीर जाफर, राय दुर्लभ जैसे लोगों को मिला लिया था अपने तरफ, तो ये लड़ाई तो पहले ही जीत लिया गया था। आप उसको अच्छे से लिख सकते हो मेरे कंटेंट से। प्लासी की लड़ाई घटना थी, कोई सुनियोजित विजय नहीं। ये भी सेम जैसा क्वेश्चन है, आप उसको लिखना। प्लासी युद्ध के कारण क्या थे? तो कारण, तत्कालिक कारण तो वही था जो फोर्ट विलियम पर कब्जा सिराज ने किया और ब्लैक होल की घटना जो है। ठीक है, और बंगाल की राजनीति में क्या परिवर्तन आई है आप लोग। इस तरह से मैंने प्रश्न लिखे हैं बक्सर का युद्ध पे, इलाहाबाद की संधि पे, लास्ट में डेनिस पर भी दे दिया विफल के क्या कारण थे। तो आप जो कंटेंट मैंने पढ़ाया है पीछे 2-4-5 वीडियो में, उसमें से डेनिस वाले वीडियो और आपका ये वाला जो वीडियो करंट वीडियो, इससे आप सारे मेंस के प्रश्न भी आराम से बना सकते हो। दोस्तों, जो अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा संघर्ष, सिंध विजय और पंजाब विजय के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो भी इसी के जैसा 20-25 मिनट का होगा, उसमें भी हम प्री और मेंस के PYQ की चर्चा कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिएगा। प्री और मेंस के लिए कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा, कंटेंट भी मैंने दिया है, कंसेप्ट भी दिया है, समझा दिया आपको अच्छे से। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैंने जो भाषा यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल आपका अपना लैंग्वेज है, जो भी हिंदी भाषी के छात्र हैं खास करके उनके लिए। तो किसी भी PCS की आप तैयारी कर रहे हो, RAS की कर रहे हो, MP PCS हो, BPSC हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज हो, UP PCS हो, UK हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, ये हिंदी भाषी सारे स्टेट के लिए कंटेंट ये काफ़ी है। मैंने बिहार स्पेशल सीरीज में भी प्लासी और बक्सर पढ़ाया हुआ है, क्योंकि बक्सर तो खैर यहाँ से ही संबंधित था और प्लासी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। दोनों मिला के आपको मस्त कंटेंट मिल जाएगा और अच्छे से आप एग्जाम में बैठ पाओगे और इससे कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।